केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोल, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले बताना है कि कोल है क्या, देन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कोल इज अ कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक यूजुअली अकरिंग इन रॉक स्ट्रेटा। ये इसकी डेफिनेशन है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोल: About 80% of coal in Pakistan is used to bake bricks in lime kilns. ईंट पकाने के लिए बेक ब्रिक्स, ईंट पकाने के लिए जो है जो पाकिस्तान में प्रोसेस होता है वो तकरीबन 80% कोल उसमें यूज़ होता है। सम क्वांटिटी इज़ यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर मतलब है हाउस होल्ड पर्पस के लिए, ठीक है, आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या फिर सर्दियों में एज ए हीटर यूज़ करने के लिए। इट इज़ यूज इन पावर जनरेटिंग स्टेशन। पावर जो है ये बिजली को ही बोला जाता है ज़्यादातर, तो बिजली बनाने के लिए भी कोल यूज़ करते हैं। और फोर्थ है इट इज़ यूज टू गेट यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन से ही हम मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं क्योंकि ये उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन कार्बनाइजेशन ऑफ कोल। कार्बनाइजेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल व्हेन कोल इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर। जब ये रेंज उसका हो जाती है 500 से लेकर 1000 तक, जब उसकी रेंज हो जाती है, और एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पर एयर भी ना हो, इट इज़ कन्वर्टेड टू कोक। कोक होता है सी, कैपिटल सी होता है सिर्फ, ठीक है। कोल गैस एंड कोल टार, अब ये उसकी जो तीन बंदे हैं ना, जब इस टेम्परेचर पे और एब्सेंस ऑफ एयर में लेके जाते हैं तो उसके ये तीन मेन इन चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। इसको, इसी प्रोसेस को जब ये इस तीनों में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल कहते हैं। तो ये अब यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि सबसे पहले कोल होता है, देन कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, ठीक है, जो उसको टेम्परेचर दिया जाता है। उसकी फिर ये तीन डिवीज़न है, कोक, कोल टार और कोल गैस। इस कोल टार को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है ना, तो इससे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। कोल tar contains a larger number of organic compounds which separate on fractional distillation. नेक्स्ट है डिफाइन नेचुरल गैस, राइट डाउन इट यूजेस। तो नेचुरल गैस जो है ये मीथेन को बोलते हैं, या फिर ज़्यादा इसका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो मीथेन CH4 होता है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी है गैशियस मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स विच मेनली कंपोज ऑफ मीथेन, ठीक है। अब उसमें काफ़ी सारे लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन जो उसका मेन जो चीज़ है ना जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है मीथेन। इट्स कॉल्ड नेचुरल गैस। कॉम्पोजिशन क्या है इसकी? मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज़ मीथेन, अदर्स आर इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यानी कि सारे हाइड्रोकार्बन जो लो बॉइलिंग हैं, ठीक है, और उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेचुरल गैस में शामिल होती हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर एंड हीलियम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। अब ये जो गैसेज हैं ये भी नेचुरल गैस में पाई जाती हैं। यूजेस इसके हैं, पावर जनरेशन के लिए ये भी यूज़ होते हैं, ठीक है, पावर या एनर्जी, एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज़। अब जो हमारी छोटे स्केल पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके लिए अगर रॉ मटेरियल नहीं, उसके लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, तो उसमें भी हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। इन सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में बहुत लार्ज अमाउंट की हीट चाहिए होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है। फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस हमारे घरों में जो गैस आती है, ठीक है, जो लाइंस में होती है, तो हम यूज़ करते हैं उसको, तो वो भी नेचुरल गैस है। वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन वो इसी की आगे सब डिविजन्स में आता है। एज अ CNG एंड LNG फॉर ऑटोमोबाइल फ्यूल, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है और ये ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पेट्रोलियम, गिव इट्स ऑरिजिन। तो पेट्रोलियम पहले हम डेफिनेशन बताएंगे। तो मिनरल ऑयल इज़ इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। जब मिनरल ऑयल है ना दुनिया में, ठीक है, उसकी जो असली शक्ल है, जिस शक्ल में वो दुनिया में आया है, जैसे उसे ज़मीन से निकाला है, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। मिनरल ऑयल की जो असली शक्ल है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब ओरिजिन क्या है उसका? इट इज़ थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब ये जो थॉट्स हैं ना डिफरेंट साइंटिस्ट की,
कि पेट्रोलियम जो है ये ज़मीन के नीचे कैसे बना था। तो अब हर एक की अपनी थ्योरी है, लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है ना, उसमें ये है कि जो स्लो केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे और जो बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन हो रही थी ऑफ द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑर्गेनिक मैटर यानी जो जिंदा चीज़ें थीं और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की ज़्यादा वो थी, परसेंटेज थी, फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान उनको पाया गया। एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स इट अपीयर्स एज ए लिक्विड। अब जब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान इनको पाया गया ना, तो उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, यानी उससे निकाला इसको, जो भी वो मटेरियल था। तो जब उसको वो उन्होंने निकाला है सेडिमेंट्री रॉक्स से, तो वो लिक्विड की तरह निकला है, ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म में ब्लैकिश सा कलर था, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सारे चीज़ें अपने अंदर कंटेन करता है, नोन एज क्रूड ऑयल या खाम तेल जिसे कहते हैं। इट इज़ रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। अब वो जो पेट्रोलियम की काफ़ी सारी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, उसमें फिर उसके ज़रिए फिर इसको सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। 5 क्वेश्चन है, वाई बोथ CO2 एंड SO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, पहले हम इसको आंसर करेंगे, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आपको इसका जब PDF मिलेगा आपको पिन कमेंट पे मिल जाएगा, तो उसमें ये ठीक होगा, तो उसको चेक कर लीजिएगा। बोथ CO2 एंड SO2 रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव इनसॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक CaCO3 एंड CaSO3 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि जो CO2 है और SO2 है, ये लाइम वाटर को मिल्की क्यों बना देते हैं। इसकी वजह ये है कि जो दोनों है ना, CO2 और SO2, ये जब CaCO3 और CaSO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये लोग उसको मिल्की कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसका रिएक्शन है CaOH प्लस CO2 विल फॉर्म CaCO3 प्लस CO2 H2O, और B है सोडियम एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अच्छा, इसका भी क्वेश्चन नहीं पड़ा। क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू बॉयल सोडियम एक्सट्रैक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस को टेस्ट करने के लिए जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो हम बॉयल क्यों करते हैं HNO3 के साथ, तो उसकी हम वजह जानते हैं कि सोडियम एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू डिस्ट्रॉय any NaCN and Na2S present in Se. If not destroying NaCN and Na2S will form precipitate with AgNO3 and interfere with the rest. Diazonium salts are unstable on moderate heating. They lose nitrogen before they have a chance to react with fused sodium. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is the lecithin test for nitrogen is not shown by diazonium ions? तो इसका क्वेश्चन आंसर है, if nitrogen and sulfur both are present in theoria, ठीक है, ये NH2CNH2 और डबल बॉन्ड S है, a blood red coloration is obtained in the formation of FeCNS with FeCl। ये उसका रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सल्फर कैन बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका आंसर है, प्रिपेयर लेसिथिन सोल्यूशन बाय यूजिंग सोडियम मेटल। लेसिथिन सोल्यूशन इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड benzene to expel H2 gas which turns lead acetate paper black, then that indicates the presence of sulfur in the compound। अब इसको रिएक्शन के ज़रिए ये बताया गया है, S2 जब रिएक्ट करता है 2CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ, तो इसका प्रोडक्ट होता है H2S, ठीक है, ये जो एक H है यहाँ से ये लीव करके S2 के साथ चला जाता है, और 2CH2C डबल बॉन्ड O ये ऐसे ही रह जाता है। फिर इसको दोबारा लेड के साथ रिएक्शन करवाया है जो उसका प्रोडक्ट था, तो उससे फिर ये ब्लैक PPT उसका प्रोडक्ट बन गया। 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप। आपने पहले तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बतानी है, देन उन फंक्शनल ग्रुप्स में बताना है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ or a double bond or triple bond whose presence imparts specific properties to organic compounds is called functional group।
ये इसकी डेफिनेशन है। दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस एन ऑर्गेनिक फैमिली। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्सीजन अपने अंदर रखते हैं, ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं, वो पहला तो है अल्कोहल, OH ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। थर्ड सेकंड है ईथर, ROR, ठीक है, इसको यहाँ से C से रिप्रेजेंट किया गया है, ईथर में भी O होता है। फिर है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। फिर है कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR। देन है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OOH। और उसके बाद है एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OX। और इसमें X जब भी आता है ये हमेशा किसी हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। 9th क्वेश्चन है राइट डाउन द 3 रीजन विच गिव द इम्पोर्टेंस टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप जो है ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी है। इसकी हमें इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 3 रीजन्स। उसका फर्स्ट रीज़न है फंक्शनल ग्रुप सर्व एज अ बेसिस फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी जो उसका नेमिंग का प्रोसेस है उसमें फंक्शनल ग्रुप का बहुत बड़ा किरदार है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ये ना होता तो उसकी बहुत मुश्किल हो जाती नेमिंग। सेकेंड है फंक्शनल ग्रुप सर्व टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू क्लासेस फैमिलीज। अब CH4 से जब बात शुरू होती है तो वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट कार्बन्स हैं, इनफाइनाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इस दुनिया में अभी तक जितने डिस्कवर हुए। तो अगर ये सारे अलग अलग नाम दिया जाता है, पहले इनको जो कॉमन नेम्स हैं इनके एलोपैथ नेम नहीं है, जिन लोग जो कंपाउंड्स के हम पढ़ते हैं, तो हर एक का अगर एक कॉमन नेम होता, कोई सिस्टम ना होता तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो इनका काम है ये कि इसको क्लासेस और फैमिलीज में डिवाइड करते हैं। ऑल कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू द सेम क्लास, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप के जो सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो सेम क्लास में होते हैं। उनमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकता है लेकिन उनका काम वही होगा। थर्ड है अ फंक्शनल ग्रुप इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप। केमिकल रिएक्टिविटी के लिए वो एक साइड है अगर किसी मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप है तो।